मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पार्लियामान का जो मुश्तरका इजलास हुआ उसमें फेटफ से मुतालिक कानून साजी में हुकूमत ने कामयाबी तो हासिल की, लेकिन उसके बाद अपोजिशन और हुकूमत में तनाव बहुत बढ़ गया है। अपोजिशन का यह गिला है कि कानून साजी में कवायद को पामाल किया गया, अपोजिशन के कायदीन को बोलने नहीं दिया गया और हुकूमत ने मुश्तरका इजलास की जो कार्रवाई थी उसको बुलडोज किया। इस पर अपोजिशन ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान भी किया है। गुज़िश्ता रोज भी अपोजिशन के जो रहनुमा थे वो इस इजलास के बाद इकट्ठे हुए और वहां पर भी यही बातें हुई। आज भी पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो थी वो बुलाई गई और वहां पर भी अपोजिशन के रहनुमाओं ने यही गिला किया। इस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ भी जो है वो शरीक हुए। वहां पर इन दोनों रहनुमाओं ने जो है वो खिताब किया और जो दोनों खिताब थे, अगर बिलावल भुट्टो का खिताब देखें और शहबाज शरीफ का, तो उसमें ज्यादा जोर हमें तीन चीजों पर नजर आया। पहली तो ये कि जो गुज़िश्ता रोज हुआ उसके बाद अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत ने पार्लियामान को रबड़ स्टैंप बना दिया है। दूसरी चीज ये कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिसमें अपोजिशन से इंतकाम लिया जा रहा है। और तीसरा जो नुक्ता उनकी तकरीर में था वो ये था कि जजेस की तैनाती का जो तरीकाकार है उस हवाले से पार्लियामान के किरदार का तयन किया जाए। अब उसके बाद जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने एलामिया भी जारी किया है उसमें भी ये कहा गया है कि 19वीं आईनी तरमीम जो है वो उसको खत्म किया जाए और जजेस की तकर्री का जो कानून है उसमें जो है वो तरमीम की जाए। अब दूसरी तरफ हुकूमत है जो कि गुज़िश्ता रोज यकीनन बड़ी कामयाबी मिली है। हुकूमत ये कह रही थी कि हम ये बिल मंजूर करवा लेंगे और हुकूमत ने ऐवान में ऐसा करके दिखाया। हुकूमत इसे अपनी आईनी कामयाबी जो है वो करार दे रही है और अपोजिशन का जो किरदार है इस सारे मामले में, फेटफ के मामले में जो हमने देखा है, उसको मुल्क की सलामती के हवाले से तशवीशनाक समझ रही है। अब अपोजिशन और हुकूमत में जो बढ़ता हुआ तनाव है ये 20 सितंबर को जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है उस तनाजुर में भी जो है वो बहुत अहम है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पार्लियामान के अंदर अपोजिशन के पास क्या सकत है या नहीं, उसका एक मुजाहरा गुज़िश्ता रोज जो है वो हमने देखा है। अब 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, पार्लियामान में गुज़िश्ता रोज की नाकामी के बाद हुकूमत के खिलाफ अब अपोजिशन के पास जो है वो क्या ऑप्शन है और अगर हैं तो वो कौन से हैं। इन दोनों इश्यूज पर जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर जमान कारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये दोनों हमें ज्वाइन करेंगे। डिबेट का आगाज हम करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आकर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद और पार्लियामान के हवाले से जो एतराज़ात हैं, क्या वो एतराज़ात दुरुस्त हैं? और आज ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने जिसका इनेकाद किया था, वहाँ पर जो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने वहाँ पर जो गुफ्तगू की, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में जो बहस है। मेरे साथ अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून से और कमर जमान कारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे इस बहस का आगाज करना चाहता हूँ। कल से अब जो है वो बात हो रही है, आज भी जो तकारीर हुई उनमें भी कमोबेश जो है वो यही बात की गई। क्या वजह है कि पार्लियामान के अंदर जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार आप अभी भी जो है वो हुकूमत को ही समझ रहे हैं? नहीं, 6 साल पहले आज की हुक्मरान पार्टी ने पार्लियामान का जंगला तोड़ा था तशद्दुद के जरिए। कल उन्होंने पार्लियामान का तशद्दुद जो है वो तोड़, और वो इमरान खान साहब जो पार्लियामान के बाहर सड़क पर खड़े होकर पार्लियामान पर लानत भेजते थे, उन्होंने बताओ द हाउस कल उस पर लानत भेजी, जमहूरियत पर लानत भेजी, जो है और एक दूसरे को सुनने का अमल है, जो बहस का सब पर लानत भेजी गई और एक बहुत स्थायी और तरीके से स्टेशन। पहली बात। दूसरी
है कि ये जो थी इससे पहले को याद भी है, कम और बीच कवानीन है पोजीशन की के साथ भी हुए, और उस में फर्क और कल के कवानीन फर्क ये था कि उन कवानीन में अच्छा छुट्टी डालती वो हमने उनकी छुट्टी की उन कवानीन में से, और हमने कहा जी अब ये कवानीन ठीक है, हम इसको बात करने के लिए तैयार का बिल सेशन में से बात कर था। अब अगर आखिर ये ने इस दफा इनकार किया और से कहना पड़ता वो गलत बयानी कर रहे हैं कि अच्छा लेकिन जो हमारे 3 इशूज थे उसके ऊपर हुकूमत ने इनकार किया, जिस तरह से और जो है कल हम इसकी भरपूर मुखालफत की। देखिए हमारा मुकाबला जो है वो से ज्यादा काम से जो है इसके ऊपर कर रहा है और कानून उसमें भी ठीक है। मेरा ख्याल है आपका जरा कुछ ऑडियो का भी इशू है, लेट अस फिक्स दैट एज वेल खुरम दस्तगीर साहब। बट द पॉइंट बीइंग के हुकूमत का जो कॉन्डक्ट है असेंबली के अंदर वो किसी तरह से काबिल कबूल नहीं। कारे साहब क्या वजह है, ये क्यों हुकूमत से गिला बनता है? कल जो कुछ हुआ है, ये अभी मैं अली भाई की तरफ जाऊंगा, जरा उनसे भी पूछूंगा, बट आप मुझे बताइए ये कल जो कुछ हुआ है, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, बंदे आपके भी सर नहीं आए, तो फिर हुकूमत से गिला जो है वो क्यों किया जा रहा है? जी कारे साहब। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए भी मेरे लिए भी बेहतर होता कि आप हमारी पार्टी के किसी पार्लिमानी मेंबर को बुलाते। अच्छा, वो आपको अंदर की स्टोरी सुना सकता। मैं तो क्योंकि हाउस का मेंबर हूं नहीं, ना मैं उन मीटिंग्स के अंदर था ना अजलास के अंदर। अच्छा। वहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ। अब जहां तक ताल्लुक किया है कि मेरी बात तो मैंने जो लोगों से सुना या बात हुई, वही बात मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो ऑलरेडी आपके पास है जी। अपोजिशन का तकाजा ये है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने जो अमेंडमेंट्स डाली थी वो नहीं डाली गई, हमें बात करने का मौका लीडरशिप को नहीं दिया गया, रात को 10 बजे मीटिंग की इतला कराई गई और बहुत सारे मेंबर उस वजह से नहीं पहुंच सके। लेकिन जब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया तो उसके बाद फिर क्या बात रह जाती है, तो उसके ऊपर अपना नुक्ता नजर दे सकते। और एक सबसे जो अहम बात है वो ये है कि पार्लिमानी रवायात में ये है, रूल्स में ये है कि अगर आपका काउंट चैलेंज हो जाता है, एनी मेंबर वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चैलेंज करता है, तो स्पीकर हैज नो डिस्क्रिशन कि वो कहे मैं उसको रिकाउंट नहीं कराता, ही हैज टू गो फॉर रिकाउंट, और वो रिकाउंट भी नहीं कराया गया। और अपोजिशन ये कह रही है कि जो गवर्नमेंट का काउंट था वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब ये क्योंकि मैं इतनी बात जो सुनी सुनाई है वो आपके साथ कर रहा हूँ, मुझे हाउस में मैं था नहीं, ना मैं उसका मेंबर हूँ, लिहाजा अगर हमारे किसी मेंबर को ले लेते आप तो वो आपको ज्यादा बेहतर। अच्छा, मगर आज जो आपके चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी एक मरतबा फिर से जो बात की है, उन्होंने कहा पार्लियामान को रबड़ स्टैंप जो है वो बना दिया गया है, और साथ उन्होंने इस हवाले से बड़ी तनकीद की है, और उन्होंने कहा है कि रूल्स को जिस तरह से पामाल किया गया है, जरा हम पर जो है वो पाबंदियां जो है वो ज्यादा हैं, और धांधली का वही लफ्ज कार साहब वही इस्तेमाल किया गया। मेरा पॉइंट इसमें है, हाँ फरमाइए। अच्छा, नहीं, मेरा पॉइंट इसके अंदर ये था कि जब आप ये कहते हैं कि धांधली हुई है या ये चीज ठीक तरह से नहीं हुई, तो उसके क्या ये कहना जो है बनता है प्राइमा फेशिया? आपको लगता है कि अपोजिशन का ये आर्गुमेंट स्ट्रांग है? कि मैंने वही गुजारिश की ना, पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा हुआ, आप ठीक है, चेक कीजिए कि क्या काउंट चैलेंज हुआ। अगर काउंट चैलेंज हुआ और रिकाउंट नहीं कराया गया तो उसको क्या कहा जाए? फिर ये शक उभरेगा ना कि रिकाउंट नहीं हुआ, कि जो पहला काउंट था वो डाउटफुल था, वरना तो गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी थी और 10 वोटों का फर्क था, तो उनको बड़े आराम से कहना चाहिए दोबारा काउंट कर लो भाई। कितने मिनट लगते हैं? 2 नहीं 4-5 मिनट लग जाते हैं। तो हमारे दौर में भी होता रहा। अच्छा। 22 वोट से अगर नहीं तो हमने कहा जी वोटिंग करा लें, वोटिंग नहीं तो उन्होंने कहा जी चैलेंज करा के, उन्होंने कहा जी काउंट करें। इसीलिए बंदों को खड़ा करके गिना जाता है और वो दोबारा भी हो सकता था, कोई हर्ज नहीं होता है, ये रूल्स है। तो अगर इस बुनियाद पे कहा जाए तो और बात है। रबर स्टैंप बनाने की बात तो ये दुरुस्त है, इसलिए कि हुकूमत जो है अगर हाउस के अंदर किसी बिल पे डिबेट ही नहीं कराएगी
उसके ऊपर अपोजिशन की अमेंडमेंट्स को डिबेट करके वोट आउट नहीं करेंगे। ठीक है, अपोजिशन की अमेंडमेंट्स आपने नहीं मानी, उस पर डिबेट तो होगी, पुट तो होंगी ना हाउस में। अगर आप उनको बिल्कुल बुलडोज करते चले जाएं, और जिस तरह आजकल हो रहा है कि स्पीकर ऑफिस में कुछ लोग बैठे होते हैं जो पूरे हाउस की बिजनेस को चलवाने की और डायरेक्शंस पास कर रहे होते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, वो रबर स्टैम्प नहीं है तो क्या है? ये पूरे का पूरा निजाम हमने रबर स्टैम्प बना दिया। बट राइट, आई गेट योर पॉइंट अली मोहम्मद साहब। अब ये तो देखिए, जो दोनों चीजें जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने मेंशन की हैं, कायरा साहब की भी जो बात है जो इनको आगे कन्वे हुई है, अब ये दोनों सर जी बड़े अली भाई ये प्रोसीजरल इश्यूज है। आप पार्लिमानी अमूर को देखते हैं, हुकूमत अगर पुरएतमाद है अपनी पोजीशन में और थी, और विद द नंबर्स और जो बिल्स थे उनके हवाले से भी, एक रिकाउंट वाला और दूसरा ये कि बोलने ना देने वाला जो अपोजिशन की जो है शिकायत, दोनों किए जा सकते थे। आप कर सकते थे, अपोजिशन को ये गिला ही ना होता, आज वो ये ना कह रहे होते कि पार्लिमान को जो है वो रबर स्टैंप बना दिया गया है। रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने भी अपनी यूनिटी शो की है, और अल्लाह ताला के करम से इंतहाई अहम लॉस थे वो पास हुए हैं। FATF के लॉस, उसकी ज़रूरत थी, बावजूद इसके कि अपोजिशन ने शोर शराबा किया, भी अपोजिशन करती है क्योंकि तो वो नहीं चाहते कि वो जो हुकूमत पोजीशन ने अपना रूटीन का शोर शराबा किया, लेकिन गलती ये हुई है कि ये इसको हुकूमती कामयाबी और नाकामी जो है उन्होंने स्टेट की कामयाबी और नाकामी से जोड़ दिया। कि इनको ये तफरीक जरूर करनी चाहिए थी कि हुकूमत को नाकाम करने की ख्वाहिश में स्टेट का नुकसान है। मैं समझता हूँ कि ये गलती कल हुई है, और पूरी कौम ने ये देखा कि ये जो FATF के लॉस थे, इनके पास होने के बाद ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान इंशाल्लाह जो व्हाइट लिस्ट में जाएगा। और ये मत भूलें कि ग्रे लिस्ट में इमरान खान साहब की हमारी हुकूमत में पाकिस्तान नहीं आया, 2017 से था। पीपल्स पार्टी के दौर में ब्लैक लिस्ट था। तो बात यह है कि अगर ये पाकिस्तान और इंशाल्लाह व्हाइट लिस्ट में जाता है, और हम पे ट्रेड एम्बार्गोज नहीं लगते, हम पे तजारती पाबंदियां नहीं लगती, और पाकिस्तान जो है आगे बढ़ता और फूलता है, और हम पे कोई इंटरनेशनल सतह की जब आप ब्लैक लिस्ट में पुराना खासा जाते हैं, पे पाबंदियां लगती हैं, वो नहीं लगती, तो ये कामयाबी सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की जाती कामयाबी तो नहीं थी, हमें कोई पॉलिटिकल फायदा इसका क्या उठाना है, सवाल इसके कि रियासत जो है वो मजबूत हो। तो यहाँ पे आपको एक तफरीक करनी होती है कि जहाँ पे आप हुकूमत के खिलाफ जाते जाते रियासत का नुकसान कर रहे हैं, कल अगर ये अपने काम में कामयाब हो जाते रियासत का नुकसान हो जाता। उससे जहाँ डिबेट की बात है और जहाँ तक वोटिंग की बात है, तारा साहब से बात की है, मैं शायद तारा साहब ने वॉच नहीं किया था, तो वो नहीं थे। मैं तो स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं ही समझता हूँ कि चूंकि पॉलिटिकल वर्कर हैं, इनके हार्डकोर और इनके लीडर हैं, वी शुड बी लिस्टेड, ताकि वो ये देखें ये ही डिजर्व्स टू बी लिस्टेड फ्रॉम पंजाब। कल हमने दो जब काउंट की बात की है, 2 बार स्पीकर साहब ने काउंट करवाया है, कम से कम 2 बार करवाया है, और उनके पास इख्तियार है कि वो बाय डिवीजन करें या वॉइस पे करें या वोट काउंट पे करें। वॉइस पे भी उन्होंने किया, वॉइस पे आवाज पे, एज और नेस पे, उस पे भी उन्होंने हुकूमत के हक में फैसला दिया। और जब वोट्स हुआ, 2 बार वोट काउंट हुआ, हुकूमत के हक में निकला, तो मैं ये समझता हूँ कि वो तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। जहां तक शहबाज साहब की स्पीच का ताल्लुक है और अपोजिशन की और बिलावल साहब की स्पीच का ताल्लुक है, बिल्कुल पोडियम पे रजा रब्बानी साहब जो सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन में से हैं, लॉ नोइंग है, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की पोडियम पे जाके कि एक बार जब आपका लेजिस्लेशन प्रोसेस शुरू हो जाए और अमेंडमेंट शुरू हो जाए, तो बात वो कर पाता है जिसकी अमेंडमेंट्स हो। अगर बिलावल साहब के अमेंडमेंट हैं तो उनको बोलने दिया जा सकता है, लेकिन जैसे ही लॉज पास होते हैं उसके बाद वो अपनी राय का इजहार कर दे, क्योंकि एक बार जब लेजिस्लेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए उसके बीच में आप किसी को स्पीच दे नहीं सकते। ये टेक्निकल बात थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कल
अपोजिशन ने अपने आप को कौम के सामने टेक्निकल इश्यूज है, मगर आप ये कह रहे हैं दोनों चीजों का जवाब आ गया, रिकाउंट वाले का भी और ना बोलने देने वाला भी जो मामला है। अगर ये दोनों इश्यूज निकल जाते हैं जी बॉस, अगर ये दोनों इशू खुर्रम दस्तगीर साहब ये निकल जाते हैं तो फिर तो रह तो यही जाता है कि आप अपने अरकान से पूछें, फिर तो सिंपल मैथमेटिक्स जो है वो बाकी रह जाती है। नहीं, पहली बात यह है कि वॉइस वोट की उस वक्त तक वैल्यू है जब तक उसको एक्सेप्ट ना कर लिया जाए। हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने कहा काउंट किया जाए। दूसरा काउंट नहीं हुआ, सिर्फ एक ही काउंट हुआ जिसमें मेंबरान को खड़ा किया गया। दूसरी दफा हमने जब बार बार स्पीकर को यह भी कहा कि इसका सबसे शफाफ तरीका यह है कि आप डिवीजन करा दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि कौन कहां खड़ा है, कोई भाव ना रहे। लेकिन चूंकि आपने भी फुटेज देखी है कि हुकूमती अरकान जो है वो आके मुख्तलिफ लोगों को प्रेशराइज कर रहे थे, उन्हें खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे कि जी आप हमारे लिए खड़े हो जाए, हमारे नंबर बढ़ा दें। और उसके बाद जब स्पीकर ने इस किस्म का स्टोन वॉल किया तो ये भी एक फिस्ताई रवैया था। दूसरा मेरी इस्तदाय जो टेक्निकल बात यह है कि बिल जब पेश होते हैं तो उसके 3 पार्ट्स हैं। एक है कि जी बिल को फौरन कंसिडर किया जाए। जब कंसिडरेशन का मोशन पेश होता है तो ऐवान के किसी भी रुकन को यह हक हासिल है कि वोट कर कहे कि मैं इसको अपोज करता हूं और उसको बोलने का हक मिलता है उस स्टेज पे। दूसरा, जब अगर अमेंडमेंट्स वो थ्रू हो जाए तो एक फाइनल पैसेज भी होता है जिसमें दोबारा ये मोशन पुट किया जाता है कि ये सारी अमेंडमेंट्स पास हुई हैं, इनको फाइनल तौर पे पास किया जाए, द बिल एज अमेंडेड। तो उस वक्त भी ऐवान का हर रुकन को यह हक हासिल है कि वो खड़ा होकर उसको अपोज करे और उसकी बात सुनी जाए। जहां ये जो हक था ना सिर्फ शहबाज साहब का और बिलावल साहब का, बल्कि हम सब का ये हक हमसे कल छीना गया है कि जब बिल फाइनल मैसेज के लिए आया तो हमने कहा जी हम इसको अपोज करते हैं। हमने ऊंचा होकर खड़े होकर कहा अभी अपोज, तो स्पीकर साहब ने हमारे अच्छा, मगर वो खुर्रम दस्तगीर साहब स्पीकर जो ऑनरेबल स्पीकर है उनकी रूलिंग भी तो आ गई थी। मैं ये जो चीज है कि किसी कोई भी मेंबर जो है वो बात कर सकता है, अब ये टेक्निकल बात है। अली मोहम्मद खान साहब वो कह रहे हैं कि जो कंसिडर किया जाता है तो उस वक्त कोई भी बात कर सकता है, और ये वो मौका हो सकता था जब शहबाज शरीफ साहब को या बिलावल भुट्टो को जो है वो बात करने दी जा सकती थी उस वक्त, और फाइनल पैसेज में भी ये मौका होता है। देखिए रहमान साहब, ये जहाँ तक डिबेट की बात है तो ये तो ऐसे लॉज हैं जो कि पिछले तकरीबन 2, 2.5, 3 महीनों से इन्हीं ऐवानों में इनको तो डिबेट कर करके इनका तो मैं समझता हूँ कि पोस्टमार्टम से भी कोई आगे की चीज कर दी गई है। और अजीब बात यह है, मजेदार बात यह है कि नेशनल असेंबली में जब ये पास हुए तो ये इन दोनों मोहतरम दोस्तों की जो जमातें हैं, जिसमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब खुद मेंबर भी हैं, वहां होते हैं और मेरे राइट साइड पे बैठे होते हैं, मरीज मुस्कुरा के देखते हैं, तो वहां उन लोगों ने वोट काउंट नहीं किया, पास होने दिया। बस सिर्फ ये एज एंड नेज में उन्होंने नो कह दिया, वोट काउंट नहीं होने दिया और पास होने दिया, और इस लॉस को एक तरह से सपोर्ट किया। अच्छा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जब चला गया वहां जनाब आली कमेटी में भेजें, पास करते हैं लेकिन कमेटी में भेजें, प्रोसीजर को होने दें, प्रोसीजर को होने दिया गया, कमेटी में चला गया। फिर आके सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर पे जब इन्होंने रिजेक्ट किया, अब इनसे पूछा गया तो कुछ दोस्तों ने इनकी ये बात की, उसमें शायद इंजीनियर खुर्रम साहब भी थे, कि जनाब आली ये तो 180 दिनों तक बगैर वारंट के गिरफ्तारी का है। मैं हैरान हूं कि मेरी नजर से ऐसी कोई चीज नहीं गुजरी। मैंने जो है बैरिस्टर शहजाद अकबर को ब्रेक कॉल की प्रोग्राम में, उन्होंने भी कंफर्म किया कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने को कहा कि यार इसको आप लाइव प्रोग्राम में लो, उसने आके कंफर्म किया कि भाईजान 6 महीने 180 दिन तक बगैर वारंट की गिरफ्तारी की कोई चीज नहीं है। जो इन्होंने कहा कि इसकी वजह से मेरी रिजेक्ट किया, तो भाई बात यह है कि जब आपके दिल में मैलिस होता है, बदनीयती होती है, तो तरफ बहाने नियत बद और बहाना बसिया, तो फिर आप बहुत से बहाने आ जाते हैं। असल में इन्होंने इनकी कोशिश ये थी, देखिए कल वो द बिग डे, यस्टरडे वो द बिग डे, इनने शायद कान में कह दिया होगा, इनकी आपस में पत्नी क्या अंडरस्टैंडिंग थी अपोजिशन की। इनका ख्याल ये था कि अगर कल को ये कोई इसको डिफीट कर देते हैं इमरान खान साहब को, हुकूमत को, तो इनका ये ख्याल था कि हुकूमत की
हुकूमत तो रहेगी, क्योंकि नेशनल असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं था। ये तो जॉइंट सेशन में एक लॉ पे एक जॉइंट सेशन में वोटिंग होती थी। लेकिन इनका ख्याल था कि तरीके इंसाफ की शायद मॉरल अथॉरिटी बहुत ज्यादा डेरोगेट हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। चले मैं मुझे एक ब्रेक लेने दें, मगर ये जो कल जो कुछ हुआ है उसके बाद अब एपीसी का जो है वो क्या बनेगा? मैं कारा साहब ये आपके सामने, आपने जरा इस सवाल का जवाब देना है कि एपी अब क्या ऑपोजिशन इससे मजबूत हुई है, इससे कमजोर हुई है? क्योंकि पार्लियामान के अंदर ये नंबर्स ही होते हैं जो ऑपोजिशन के पास एक ऑप्शन होते हैं। तो अब एपीसी में जो है वो किस पर बात होगी, क्या ऑपोजिशन के पास कोई मुतबादिल है? एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। फेटफ के बिलों का मामला जो पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में हुआ और उसके बाद अब आने वाली एपीसी। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये एपीसी से पहले इन बिलों के मामले पर जो अपोजिशन और कंबाइंड अपोजिशन, जब अपोजिशन की बात करते हैं तो ये कंबाइंड अपोजिशन थी जो हमने पार्लियामान के अंदर देख रहे थे। क्या अपोजिशन इससे और ज्यादा कमजोर हो गई है एपीसी में जाने से पहले? नहीं, बल्कि इसके बरक्स हुआ है कि जो कल की हमने आमराना हाइब्रिड निजाम देखा है पार्लियामान के अंदर, तो उससे ऑपोजिशन के इत्तेहाद में इजाफा हुआ है और हमको ये समझ आ गई है कि हम किससे नबरदाज़मा हैं पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनको इस नालायक हुकूमत से छुटकारा दिलाने के लिए। तो आपने देखा कि कल जमात इस्लामी ने भी हमें ज्वाइन किया कि तमाम छोटी कॉम्प्रेस जमातें जो कौमी असेंबली में नहीं भी हैं लेकिन सेनेट में मौजूद हैं, वो भी वहाँ आई। और मुझे ये बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब 2 दिन बाद एपीसी होगी तो वो जमातें जो कल नहीं भी पहुंच सकी, लेकिन वो इंशाल्लाह सब उसमें शिरकत करेंगे। और कोशिश यही है कि एक नया मीसाक अवाम जो है उस एपीसी में उसका फैसला हो। हम जो बात कहना चाहते हैं अवाम को कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, ये तजर्बा इमरानी ये नाकाम हो चुका है, ये मौशी फ्रंट में भी नाकाम है, ये खारजा पॉलिसी में भी नाकाम है, ये पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है और पाकिस्तान के वफाक को इकट्ठा रखने में नाकाम है और जमहूरियत को उसकी रूह के मुताबिक चलाने में नाकाम है। उसको उसके लिए जो हमें जदोजहद करनी है उसका रोड मैप भी। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको क्या लगता है ऑपोजिशन, अब देखें ये बात बार बार की जाती है कि ऑपोजिशन जब बैठेगी वो तय करेगी कि तरीकाकार जो है वो क्या होना है। यहाँ पर तो एक तरफ हुकूमत थी, दूसरी तरफ सारी जमातें थी, मगर इसके बावजूद हुकूमत पार्लियामान के अंदर हावी रही। क्या कोई मुतबादिल है आप लोगों के पास? हुकूमत को अगर गिराना नहीं है तो कम से कम हुकूमत पर दबाव ही बढ़ा सके एपीसी? जी, पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के अवाम से रुजू किया जाए। देखिए, हमें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप इकट्ठे करें तो 2 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों ने वोट डाले हैं। तो वो सिर्फ ये 2 बड़ी जमातें ही बहुत बड़े पाकिस्तान के इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट करती हैं। उसमें जब छोटी जमातें भी इंशाल्लाह शामिल होंगी तो ये करोड़ों वोट लेने वाली जमातें हैं। और ये जो इस वक्त की हुक्मरान पार्टी है उससे तकरीबन दुगना वोट बैंक वो इंशाल्लाह एपीसी में। क्या हो सकता है अवाम से रुजू करने का, जब आप ये कहते हैं? देखिए, ये अब छोटे जलसे हो सकते हैं, बड़े जलसे हो सकते हैं, सारी ऑपोजिशन कंबाइंड होकर जो है वो बाहर निकले। जी जी, छोटे जलसे होंगे, बड़े जलसे होंगे, छोटे धरने होंगे, बड़े धरने होंगे, रैलीज होंगी, लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में धरना होगा। ये सब ऑप्शंस जो हैं, जो असेंबलियों से इस्तीफा देने का ऑप्शन है वो भी होगा। ये सब ऑप्शंस जो है एपीसी के सामने, अभी भी उन पर डिस्कशन शुरू हो गई है और उम्मीद ये है कि एपीसी के दिन जो है एक मुश्तरका लाएअमल जो पेश किया जाए। ठीक है अली भाई, तो आप तो बड़ी कामयाबी गर्दान रहे हैं। कल जो हुकूमत ने, आप खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं ऑपोजिशन और ज्यादा मजबूत हो गई है कल जो इजलास हुआ उसके बाद। जी अली भाई, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज। मैं समझा आप कैरा साहब से पूछ रहे हैं। हाँ जी, सवाल नहीं, वो उनसे भी जरा राब्ता करते हैं, उनके पास मैं जाता हूं। मगर आप मुझे पहले ये बताएं, वो कह रहे हैं कि कल जो कुछ हुआ उसके बाद तो अपोजिशन अब ज्यादा शद्दोमत के साथ, ज्यादा जो है वो जज्बे के साथ जो है वो एपीसी के अंदर जा रही है। और
हमारे ये पता है क्या, ये हमारे पेशावर में पहले वो मौलाना बिजली गर हुआ करते थे, उनकी मगफिरत करे, तो अपने एक बयान में फरमाया, उन्हें वो कहते हैं कि मैंने एक बंदे से पूछा कि कैसे, उन्होंने कहा ठीक हूँ, उनका बेटा ठीक है, लेकिन उसको जज ने 20 साल की सजा सुना दी है, लेकिन उसको मानता कोई नहीं है। उन्होंने कहा यार उसके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, जज ने सजा सुना दी है। तो भाईजान आप कब समझेंगे, अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो है अज़्म मुअत्तल की तरह बाहर फेंक दिया सिस्टम से, आपको नाअहल कर दिया, आप वोट हार गए, इलेक्शन हार गए, कल आप जो है, कल आपके अपने लोग नहीं आए, उन्होंने आप पे नो कॉन्फिडेंस कर दिया, और कल ज्वाइंट सेशन में आप वोट किया, आप कहते हैं मजबूत है, कल आप मजबूत करेंगे इसको। देखिए आप मजबूत हैं या नहीं, अवाम को तो दिलचस्पी नहीं है, अवाम को दिलचस्पी इस है कि ये मुल्क आगे बढ़ेगा कि नहीं। अल्लाह ताला के करम से मुल्क आगे बढ़ेगा। और रहमान साहब एक और चीज, ये जो एपीसी है जी, ये जो एपीसी है, तो ये तो हारे हुए खिलाड़ियों का शाम गरीबा है, आप इनको क्यों तंग करते, कुछ तो इन्होंने करना है। तो शाम को अगर उन्हें चाय पीने इकट्ठे गपशप लगानी है, तो सारे आपके खिलाफ सब इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने कहा अब तो जमात इस्लामी भी आ गई है, कौमी कुछ जो कॉम्प्रेस जमातें वो भी जो है वो उसमें शामिल हो गई हैं। रहमान नजर कब इकट्ठे नहीं थे, मैं आपको ट्रेस डाउन कर दूं 2013 से, ये ऑन फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है। मैं तहरीक इंसाफ में तो शायद सबसे ज्यादा टॉक शो करने वाला बंदा हूं, 2013 से मिला ले। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब हम अपोजिशन में थे, बावजूद इसके कि हम अपोजिशन में थे, उस वक्त की अपोजिशन जो पीपल्स पार्टी और कुछ और जमातें खासकर जो है, और ये हुकूमत के मुस्लिम लीग नून के उस वक्त के लोग, और जमीयत उलमा इस्लाम और उस वक्त की कुछ और जमातें, हम जब अपोजिशन थे ये हुकूमतों में थे, और अपोजिशन की कुछ जमातें ये हमारे साथ हमारे खिलाफ हो जाते थे। मैं एक होता था, ये चार होते थे। अब हम हुकूमत में, हम आज भी एक है, ये चार है। तो आप मुझे ये बताएं, आखिरी बात है, अब मुझे ये बताएं, उस वक्त हमने मुल्क को हुकूमत भी नहीं की थी ना, उस वक्त हमने क्या गुनाह किया था जब ये हमारे खिलाफ इकट्ठे थे। और भाईजान इनको पता है, अच्छा इनको पता है। मुझे इजाजत है मैं बताऊं इनके गुनाह क्या गुनाह किए हैं इन्होंने। इनका खेल खराब करने हम आ गए हैं। इनको पता है कि यार ये जब तक रहेंगे आपस में इनकी ये छुपन छुपाई चलती रहेगी, इसलिए ये हमारे खिलाफ है कि इमरान खान को तो बाहर करो ना, फिर आपस में देख लेंगे। ये भाई आप क्यों नहीं? अच्छा जरा खुर्रम साहब की जरा बात सुन ले। जी खुर्रम साहब कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए इनका गुनाह ये है कि अगर कल इन्होंने गिनती में चोरी नहीं की तो फिर तलाशी क्यों नहीं की। इनका गुनाह ये है कि ये पार्लियामान के बाहर फीस से लानत भेजते थे, अंदर आकर भी लानत, 2 साल से लानत भेज रहे हैं। और पहले जंगला तोड़ते थे, अब तकद्दुस तोड़ते हैं। और जो असल सवाल है पाकिस्तान के अवाम के लिए, आज अली भाई पार्लियामेंट लॉजेस में चीनी 110 रुपए किलो बिक रही है, तो कौन सी रिपोर्टें, वो क्या थी कहानी कि जी हम ये कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान के अवाम के लिए चीनी मुस्तकिल महंगी हो रही। 60 लाख टन गंदम आपकी नाक के नीचे से चोरी हो गई पंजाब में, और आज आटा पूरे मुल्क में अब 75-76 रुपए किलो बिक रहा है। तो पाकिस्तान के अवाम तो जख्म है। तो आपकी ये जो कल की जो एक आर्जी आप कहते हैं कि जी कामयाबी हुई है, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन आटे की कीमत 76 रुपए से गिरकर 60 रुपए 50 रुपए 33 रुपए होगी, जिसपे मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी। कामयाबी तो तब होगी कि चीनी कीमत 110 से 55 वापस आएगी, फिर हम मान लेंगे बड़ी कामयाबी हुई है। कामयाबी तब होगी कि आप पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लेने बंद कर दिए। कल सेनेट में आपकी वजारत खजाना ने इतराफ किया है कि 14,000 अरब रुपए 2 साल में लिए गए कर्जा। आप कहते थे 30,000 अरब 30 अरब। आपने तो पाकिस्तान के अवाम के आने वाली 15 नस्लों को जो है कर्ज के अंदर बाल बाल उनका जो है वो बेच दिया है। तो कामयाबी तो ये होनी है जो पाकिस्तान के अवाम को नजर आए। अब अगर आप अगले महीने जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं IMF के प्रेशर पे, तो ये तो कामयाबी नहीं है। IMF के प्रेशर पे आप गैस बढ़ाने जा रहे हैं, ये तो कामयाबी नहीं है। अपोजिशन ने रिप्रेजेंट करना है ना। अब अपोजिशन के पास अपोजिशन आगे क्या कर सकती है, अगर आप ये कह रहे हैं खुर्रम नसीम ये कामयाबी नहीं है। सर मेरी जरा गुजारिश सुने ना, ये तो एक पब्लिक इश्यूज है जिनकी तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं, बट एक पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं कि जहां पर अपोजिशन जो है वो इकट्ठी होती है, और अपोजिशन जो है वो कुछ जिस अवाम का आप कह रहे हैं उनके लिए जो है करती है। अली मोहम्मद साहब ये चार्जशीट आपने सुन ली जरा, तो ये पब्लिक इश्यूज और फिर जो है वो अपोजिशन ही कहती है कि फिर हम ना निकलें तो फिर और क्या करें, और यही शायद अपोजिशन काउंट कर रही है कि उनकी सपोर्ट की या उनको जो सपोर्ट मिलेगी या वो जिस वजह से इकट्ठे होंगे वो ये इश्यूज है जिनकी वजह से इकट्ठे होंगे।
देखिए रहमान साहब, सिंपल सी बात है, दुनिया में जब भी किसी ने तब्दीली की बात की है, निजाम बदलने की बात की है, सिस्टम को ठीक करने की बात की है, सिस्टम को बिगाड़ने वाले माफिया इकट्ठे हुए हैं। हम कोई दुनिया के पहले रिफॉर्मर्स नहीं है, इमरान खान कोई पहला लीडर नहीं है जो मुल्क को ठीक करने के लिए निकला। दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जिन लोगों ने मुल्क को तबाह किया, लूटा, बर्बाद किया, वो हमेशा जो है वो हमेशा रिफॉर्मर्स के खिलाफ खड़े हुए हैं। और उसके बाद इनको कोई दूर दूर तक फिर नजर भी नहीं। अरे भाई, आपने एक ही चीज तब्दील की है कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एक तब्दीली जरूर है। अच्छा, दूसरा ये देखें रहमान साहब, चलें ये तो मेरा आपसे एक कॉमन सेंस का एक सवाल है। नहीं, बीआरटी चल नहीं रही, चार दफा उसकी बसों में आग लग चुकी है और उसको बंद करना पड़ गया है। ये इनकी कामयाबी है। ये जो पाकबाज लोगों की बीआरटी थी उसमें 1 महीने बाद बंद करना पड़ गया है, और जिनको ये चोर कहते हैं उनकी तीनों जो मेट्रो बसेस हैं वो कामयाबी से लाहौर में, मुल्तान। एक मिनट जरा सुन लें जरा बात, लेट हिम कंप्लीट द आर्गुमेंट। मेरा ख्याल है जरा बात सुन लें जरा, फिर कर लीजिएगा। आई हैव इनफ टाइम। जी अली भाई, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये बड़े काबिल लोग हैं, चलें इनको मान दिया, ये बड़े ईमानदार हैं, ये बड़े मुहिब वतन हैं, इनके सारे असासे मुल्क के अंदर हैं, इन्होंने मुल्क को ठीक कर दिया, पुलिस को रिफॉर्म कर दिया, अदालती निजाम बेहतरीन हो गया था, और सारे लोगों के मुकदमे जो है वो 3-3 महीनों के अंदर फैसले हो जाने थे। हर गरीब आदमी को अस्पताल में इलाज मिल रहा था। हमने आके 2 साल में ये कर दिया कि पाकिस्तान के मुकदमे 30-30 साल में फैसला हो रहे हैं, अस्पतालों में दवाई नहीं है या डॉक्टर नहीं है या इलाज। लेकिन बात सुने रहमान साहब, आपके पास कोई गाड़ी होगी लाजमन जिस पे आप अपनी ये एक्सप्रेस न्यूज के ऑफिस आते हैं, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए मेरे भाई, तो कभी एक मिस्त्री के पास 4 से ज्यादा बार ना लेके जाना। 3 बार में आपकी गाड़ी ठीक ना कर सके, इसका मतलब है वो समझता ही नहीं है कि नया मिस्त्री ढूंढो, ये इमरान खान नया आदमी है, अगर ये नहीं कर सका, हम लोग नहीं कर सके, फिर कोई और अच्छा ढूंढ लो। इनके पास खुदा का वास्ता नहीं जाना। 4 बार ये ट्राई कर चुके हैं पीपल्स पार्टी वाले, 3 बार ये लोग उल्टा गाड़ी से पुर्जे निकाल के ले गए हैं ठीक करने के बजाय। सर सवाल ये भी है ना कि आप गाड़ी ठीक कर लेंगे कि नहीं? मैं ये पूछूंगा सगीर साहब कर दी है सर, ये गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी? सर एक ब्रेक के बाद जरा कर लेंगे, ये गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी? अपनी लाइफ ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक तो जो ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, मैं चाहता हूं खुर्रम दस्तगीर साहब उसका जवाब दे दे। और वेरी क्विकली ये जो 19वीं तरमीम के हवाले से आज जो वकला ने बात की है, पाकिस्तान बार काउंसिल की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसका एलामिया है, शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर को खुल के इस हवाले से बात नहीं की। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि 19वीं तरमीम को जो है वो खत्म होना चाहिए और जो जजेस की तकर्री का मामला है ये पार्लियामान के पास आना चाहिए। वेरी क्विकली योर कॉमेंट ऑन दिस एज वेल। इससे पहले जो गुफ्तगू हुई है, ये अजीब बात है कि जो पाकिस्तान की शरह नमू को, जीडीपी ग्रोथ को -0.4 पर ले गए हैं, 5.8% लोगों पर तनकीद करते हैं। जो आटा 76 रुपए पे ले रहे हैं वो 33 रुपए वालों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो चीनी 110 पर ले गए हैं वो 55 रुपए वालों पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे मुकम्मल करने दे आप। जो घी 250 पर ले गए हैं तो 125 वालों पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक अपने 2 साल में 1 मेगावाट, भाई मैंने पहले भी ब्रेक पर जब वो बात कर रहे थे तो मैंने उनसे गुजारिश की थी, हम पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिन्होंने 12,000 मेगावाट बिजली लगाई। हम तो पाकिस्तान को पुरअमन करके, कराची पुरअमन करके इनके हवाले किया है, बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान की दहशतगर्दी पुरअमन करके इनके हवाले किया, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। हमने पाकिस्तान की बिजली और गैस पूरी करके दी है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है कि बिजली की कीमत बढ़ा दी, फिर भी खसारा। देखिए 1056 अरब रुपए पे हम खसारा छोड़ के गए थे गलती करता। आज वो 2200 अरब से 1 मिनट जरा कंप्लीट कर लेते हैं। 2 साल गुजरे हैं। इशू ये है कि ये हुकूमत तजर्बा इमरानी नाकाम है, पॉलिसी में नाकाम है। जी अली मोहम्मद साहब काम है आवाम को रिलीज करने में। और मैं आखिरी बात करूंगा, ये जो बात की गई है खत्म करने की, जो भी तरमीम करनी है, बहरहाल हमें इस पार्लियामान पर एतमाद करना पड़ेगा और पार्लियामान को ये अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो दूसरे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं उनको इफेक्टिवली उनके लिए लेजिस्लेट कर सके। ठीक है खुर्रम साहब, राइट, आई गेट योर पॉइंट। जी अली मोहम्मद साहब, सर मैं ये पूछ रहा हूँ, अब बात कर रहे हैं सर, जरा आपको समझ भी आया ना। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बन के पाकिस्तान को मुकम्मल तबाह नहीं कर सके,
कितनी बारियां और चाहिए ताकि मुकम्मल तबाह करके पाकिस्तान से अपनी जाती दुश्मनी पूरी करें? मतलब कोई हद होती है यार। 3 बार जी हम आएंगे, हम फिर एटम बम के धमाके करेंगे, हम नई मोटरवेज बनाएंगे, हम नई बंदरगाहें बनाएंगे, हम नए एयरपोर्ट बनाएंगे, हम नई सड़कें बनाएंगे, हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में, चारों सूबों में हम तो ये काम करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो अभी तक मुस्लिम लीग नून के हाथों हुई है। हमने दवाइयां दी अस्पतालों में, हमने अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट किए। इन्होंने जिस हुकूमत ने आते ही ये ऐसी नहुसत है कि आते ही मुफ्त दवाइयां बंद, मुफ्त टेस्ट बंद, पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है उसका जनाजा निकाल दिया है। और अब इस जनाजे को कंधा देने के लिए परफॉर्मेंस के ऊपर एक मरतबा फिर जो है वो डिबेट रख लेते हैं। अली मोहम्मद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुर्रम दस्तगीर साहब आपके बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।